हेलो स्टूडेंट्स, आज आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हैं। इसका मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला बिंदु जो आता है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें आपको कहीं ना कहीं डाउट जरूर है। इस वीडियो को देखकर आपका वो डाउट जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारे पास में एक वायर है अनंत रेखीय, ठीक है, और इसके ऊपर हमने आवेश एक समान रूप से वितरित कर रखे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका ये एक माना कि मध्य बिंदु है O, जिससे R दूरी पर एक बिंदु है क्या, P, ठीक है। बिंदु क्या मान लिया हमने, P बिंदु मान लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां हम क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु से समान दूरी पर दो अल्पांश बांटेंगे, ठीक है। यहां से इधर हम एक अल्पांश यहां पर और एक अल्पांश इतनी ही दूरी पर इधर, ठीक है। तो यहां पर हमने माना कि अल्पांश का नाम A1 है और इसका है A2, ठीक है। इस अल्पांश से इसकी जो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इस डायरेक्शन में DE1, ठीक है। इसके कारण यदि आप बात करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा DE2। अब जब ये D यानी कि अल्पांश की बात कर रहे हैं तो यहां पर जाहिर सी बात है कि आवेश भी क्या होंगे, अल्पांश होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर DQ और DQ मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यहां से थीटा कोण बना रहे हैं, ये भी थीटा कोण बना रहा है। तो बच्चों एक बात समझिए कि ये जो पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, दिशा बताएगा ये, ठीक है। बात को समझिएगा कि ये जो डायग्राम है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा पहला, ठीक है। अब यहां पर आप इसको देखिए, इस पॉइंट पर अल्पांश भागों के कारण दो विद्युत क्षेत्र आपको दर्शाए जा रहे हैं, परंतु एक बिंदु पर दो दिशाएं तो हो नहीं सकती। इस कारण से हम क्या करते हैं, इस अल्पांश के कारण जो ये DE1 है इसे दो घटकों में वियोजित करेंगे। एक घटक हमारा इधर डायरेक्शन में आएगा और एक आएगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये अपना थीटा कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा ना। DE1 को इधर की तरफ अगर बांटेंगे तो ये बन जाएगा DE1 cos थीटा, और यहां अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा DE1 sin थीटा। बात एकदम क्लियर। अब DE2 को भी दो भागों में बांट लीजिए। DE2 को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो एक भाग जाएगा ऊपर की ओर और एक इसी डायरेक्शन में। क्यों जाएगा, यहां पर देखिए ये आपके पास में ये है थीटा, इसके शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो दो भागों में यदि आप बांटते हैं तो ये हो जाएगा DE2 cos थीटा और ये हो जाएगा DE2 sin थीटा। बात क्लियर, दो घटकों में वियोजित कर लिया दोनों को। अब यहां पर आप एक बात नोट कीजिएगा कि हमारे पास में जो अल्पांश भाग है यहां पर DQ आवेश है और यहां पर भी क्या है, DQ आवेश, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी समान मानी जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर अगर आप DE1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आपके पास में K DQ अपॉन में R² आ सकती है। अगर आप यहां से यहां तक की दूरी को x मानते हैं तो यहां पर आपके पास में मान लीजिए x² आ गया, ठीक है। यहां से ये वाली दूरी, ठीक है, ये भी दूरी x मान ली गई। और DE2 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे यहां पर DE2 तो ये होगा K DQ अपॉन में x²। जाहिर सी बात है कि दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, DE1 इज इक्वल टू DE2 होता है, ठीक है। जब ये मान हमारे पास में दोनों बराबर आ गए, इसका अर्थ क्या है कि DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा दोनों ही बराबर होंगे, परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उस समय यहां वाले जो घटक हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहां जुड़ने से हमको क्या बेनिफिट हुआ, क्या चीज प्राप्त हुई इस चीज से? हमें यह पता चला कि अनंत रेखीय आवेशित तार इधर है और इस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। कहने का मतलब तार के लंबवत डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र काम करेगा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आप इसको ध्यान में रखिएगा, आवेशित तार के लंबवत दिशा में। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ दो ही घटक लिए, दो ही अल्पांश लिए, आप और भी अल्पांश लेंगे तब भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में दो घटक के अलावा आप और भी घटक लेकर काम कर सकते हैं। तो हमें यहां पर क्या मिला? हमें यह मिला कि आवेशित तार के लंबवत सदैव इसकी डायरेक्शन होती है। अब हम इसके परिमाण की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। ठीक है, अब चित्र से आपको समझाता हूं। देखिए, ये हमारे पास में परिमाण की बात करते हैं अपन। परिमाण के लिए तो हम क्या करेंगे, गाउस नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं ना, तो गाउस नियम के अनुसार हमारे पास एक ये वायर है। ये क्या है हमारे पास में? वही अनंत रेखीय आवेशित वायर है। ठीक है, और इसके चारों ओर हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, यहां तक इस प्रकार से हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। समझ में आई बात? इस प्रकार से। और हमने ये देखा कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है ये तीन भागों में बढ़ सकता है। पहला भाग हमारे पास में आएगा ये ऊपर वाला वक्राकार भाग, तो इस पर हमने अल्पांश भाग को लिया जिसकी डायरेक्शन हमने ये देखी कि वो ऊपर वाला भाग है तो इसका तल ऐसे है, तो हमको पता है क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होती है? उसके लंबवत। तो यहां से जो डायरेक्शन आएगी ये डायरेक्शन आ गई इधर, तो इसको हम कह देंगे DS1। क्लियर है यहां तक? दूसरा भाग हम यहां पर ले रहे हैं ये वाला नीचे वाला वक्र भाग। ठीक है, और इसके कारण हमारी डायरेक्शन जो होगी वो अब नीचे की तरफ हो गया ना तल, तो यहां पर डायरेक्शन आएगी नीचे, तो ये डायरेक्शन गई नीचे की तरफ, तो ये हो गया DS2। वेक्टर लगा लीजिए, आप दिशा की बात कर रहे हैं ना, इस तरह से। क्लियर? अब इसका जो वक्राकार भाग है भाई आपके पास में इस तरह से मान लीजिए बेलनाकार भाग है, तो एक ऊपर वाला वक्र भाग एक अपना वृत्ताकार भाग, नीचे वाला वृत्ताकार भाग और बीच वाला एक वक्राकार भाग। तो वक्राकार भाग पर हमने एक अल्पांश को माना इस तरह से, तो इसका जो DS1 DS3 हो जाएगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या ये बात एकदम क्लियर है आपकी? ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमारा विद्युत क्षेत्र का काम करेगा। हमने लास्ट इसमें पढ़ा कि सदैव तार के लंबवत होता है, तो ये तार रहा और इसके लंबवत ये इधर गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में E वेक्टर। ठीक है, यहां तक की बात। इसके कारण इस पर बात करेंगे तब भी हमारे पास में ये E वेक्टर आया, और इसके लिए बात करेंगे तो लंबवत ये इधर गया, ये आया E वेक्टर। अब बात एकदम क्लियर होगी आपको। इतना होने के बाद में हम एक चीज और नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कि इन सभी के बीच में जो कोण बना है, यहां तो कोण बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां कोण कितना बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें यहां पर आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब ये जो हमारे पास में ये जो बेलनाकार भाग था, इसकी लंबाई हम मान के चलते हैं कितनी है? लंबाई है L, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है हमने कह दिया उसको R। ठीक है, मतलब कि L लंबाई का और R त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर हमने बेलनाकार भाग को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में बांटकर उससे संबंधित फ्लक्स निकालें। ठीक है, देखिए
हमारे पास में जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास में जो फ्लक्स होगा, प्रत्येक भाग से कितना फ्लक्स है उसको जोड़ दिया जाए, ठीक है। हमारे पास में फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए EDS1 cos 90, पहले वाले में यही है ना, प्लस दूसरे वाले से बात करेंगे तो EDS2 और cos 90 है इस वाले में भी, प्लस तीसरे वाले की स्थिति की बात करेंगे तो EDS3 cos 0 डिग्री, और बराबर में इन सभी का योग जो है वो आएगा हमारा फाई के बराबर। और फाई की वैल्यू कितनी होगी समझिए, यहां पर देखिए जो हमारे पास में फाई टोटल आता है, जो फाई टोटल आता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब अपने पास में Q यानी कि आवेशों का योग और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात गाउस नियम ने बताया। अब हम ये भी समझते हैं कि हमारे पास में जो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होता है, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहां से क्या हम Q निकाल सकते हैं लैम्डा L करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां हमारे पास में जो मान आएगा इस जगह पर हम लिख सकते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज हमारे सामने आ गई। तो फाई यानी कि सभी को हमने जोड़ा है, ये सभी हमारे क्या है, फ्लक्स ही तो है, तो कुल फ्लक्स ये बना और उसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू ये तो हो गया पूरा 0, ठीक है, और प्लस ये भी हमारा टोटल 0 हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो E तो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि सभी के लिए E का मान जो है वो समान है, और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा DS3 cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, और बराबर में हमारे पास बच गया लैम्डा L और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E और ये हो जाएगा S, ठीक है, बराबर में, क्योंकि हमारे पास में जो वक्र पृष्ठीय भाग होगा उसका यानी कि सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखिए लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। S की बात करेंगे, यदि आप S की बात करेंगे तो ये बेलन के लिए है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई r h, h होता है, h की जगह पर हमने L लंबाई मानी हुई है, तो ये आ जाएगा L, ये हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक की स्थिति, आप समझिए आगे। तो ये आया E और बराबर में देखो L से गया ये L, तो अब क्या क्या बच गया, ऊपर तो बच गया लैम्डा और बटे में आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, तो एक वैल्यू तो हमारे पास में आ गई बच्चों ये वाली, ठीक है, यहां तक की स्थिति। अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से, 2 से, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिएगा ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में, देखिए यहां 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है K, तो यहां मैं लिख दूंगा K और बटे में हमारे पास आ गया R, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार की, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को कि भाई E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन R होगा जब हम अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन R, 2 के लैम्डा अपॉन R। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में जरूर से जरूर उतारें, ठीक है। अब हम इस चीज और समझेंगे कि यहां पर इन दोनों का रिलेशन क्या है, E और R का, और साथ ही E का और लैम्डा का रिलेशन क्या है, उसके हमारे ग्राफ क्या होंगे वो भी देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे कैसे आएंगे, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, यहां हमारे पास में ये E है, ठीक है, और ये हमारा है R, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस प्रकार से, ये E है और ये हमारा है 1 अपॉन R, क्या है हमारे पास 1 अपॉन R, ठीक है। और एक और हम ले लेते हैं, वो हम लेंगे इस प्रकार से, ये हमारे पास में E है और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा।
क्लियर है यहां तक की स्थिति? ई और आर का रिलेशन कैसा? ई और आर का रिलेशन कैसा? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आर बढ़ता जाएगा तो ई का मान घटता जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। अगर आप 1/r के अनुसार देखेंगे तो ई समानुपाती 1/r होगा, तो समानुपाती का ग्राफ सदैव सीधी रेखा प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गई होगी। ई और लैम्डा की बात करेंगे तो ई समानुपाती लैम्डा है और समानुपाती के लिए हमेशा ग्राफ ऐसा ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक जो है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, देखते रहिएगा। चलते हैं अगले इनके न्यूमेरिकल्स पर। तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं उदाहरण 2.10। देखिएगा स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व आपको दिया हुआ है। मैं आपको उदाहरण एग्जांपल ले रहा हूं पहला, ठीक है। देखिए इसमें आपको रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ठीक है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी यानी कि r, तो 20 सेंटीमीटर को 10⁻² से हम चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ई आपको ज्ञात करना है। इसके अनुसार सिर्फ कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको सीधा सा लिखते हैं 2k लैम्डा अपॉन में r, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2, यहां पर आ गया k की वैल्यू 10⁻9 और ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 20 गुणा 10⁻⁻। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है और फटाफट और इसको आगे कर देते हैं। देखिए सॉरी यहां गलत लिख दिया गया, यहां पर आएगा 2, ये आएगा 2 और 10⁻⁻6 और ये r आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 20 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी यहां पर वृत्तीय पथ बन रहा है, ठीक है। यदि लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन का वेग आपसे पूछा गया है। बाकी me की वैल्यू आपको दी गई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में r त्रिज्या दी गई है 0.1 मीटर की, ठीक है। और उसके बाद में लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वेग कितना होगा। तो बच्चों यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि वेग यहां पर कहां आएगा, ठीक है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो यहां पर आप समझिए कि जब भी कोई आवेश एक विद्युत क्षेत्र में गतिमान होता है तो वो किस प्रकार से उस पर बल लग रहा होता है, ठीक है। तो वो बल कैसे लगेगा आप समझिए। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर बल हम निकालते हैं F बराबर में QE से। यहां हमारा Q क्या है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा E और इसका हो जाएगा ये E। तो पहला हमारे पास तो आ गया F इज इक्वल टू QE, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश होगा उस पर जो बल लगेगा वो बल लगेगा F इज इक्वल टू E के थ्रू, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई कण जो है अगर वह वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स अगर हम बात करेंगे यांत्रिकी के अनुसार, तो उस पर भी एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो अभिकेंद्रीय बल का अगर हम मान देखेंगे तो वो होता है mv² अपॉन में r, ठीक है, mv² अपॉन r। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये भी हमारे पास बल है और ये भी हमारे पास में बल है, तो दोनों को ही हम बराबर रख सकते हैं, अर्थात हमारे पास में mv² अपॉन में r इज इक्वल टू ये आ गया है E और कैपिटल E। क्लियर यहां तक आने के बाद हम देखेंगे कि mv² अपॉन में r इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ठीक है। वो आ जाएगी हमारे पास में 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। इस r से ये r कैंसिल होगा और v की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में इधर आ जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास में देखो E
इंटू 2 इंटू के इंटू लैम्डा अपॉन एम। ठीक है, अब हम इन सभी की वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट में आया हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये आ गया 2 का 2 और आगे आ जाएगा k कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 10 की घात माइनस 6 और बटे में हमारे पास में क्या है m की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। क्लियर है यहां तक। अब इसको सॉल्व करना है तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 9 से 9 गया और कुछ बच रहा है कि इसके अंदर, देखिए बाकी कंप्लीट है। अब देखो इसके अंदर है 10 की घात माइनस, ये तो है 19 और ये 10 की घात माइनस 6। अगर हम इससे और इसको देखें तो ये हो जाएगा 25 और 25 से यहां गया तो नीचे बच गया 10 की घात माइनस में 6 बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है ये? ठीक है, तो हमारे पास में प्रेजेंट में क्या क्या वैल्यू बच गई, देखिए ऊपर हमारे पास बचेगा ये 2 इंटू 1.6 इंटू क्या क्या बचा, ये है 10 की घात 9 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात आ जाएगा यहां पर 10 की घात 15। सही है कि नहीं? अब यहां तक होने के बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 10, तो 10 से 1 10 गया तो यहां पर आ गया हमारे पास 14। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, अब हम इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या मान आ जाएगा, वो आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में 32 देखें या आप 16 का अगर आप अंडर रूट करके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा अंडर रूट में 2 और गुणा में आ जाएगा इसका अगर आप अंडर रूट करेंगे तो 10 की घात 7। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपको दिया गया है एक अनंत रेखीय आवेश जो है वो 2 सेंटीमीटर दूरी यानी कि r 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर E उत्पन्न कर रहा है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम्ब के अनुसार और रेखीय आवेश घनत्व आपसे पूछा गया, लैम्डा आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन में R। लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से E इंटू आर हो जाएगा ना, E इंटू आर अपॉन में आ जाएगा 2 के, फटाफट से वैल्यू रख लीजिए। E का मान कितना हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 4, R की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, बटे में क्या है 2 और इंटू में 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, काट लीजिए, 9 से 9, 2 से 2 गया। अब यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 10 की घात 5 और ये 5 वाला भाग ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस 5 आ जाएगा और 10 की घात माइनस 5 और 10 की घात माइनस 2 अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू 10 की घात माइनस में 7 कूलम्ब पर मीटर। तो इस प्रकार से ये आपने इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।